कल्पना कीजिए कि एक सैनिक देश के किसी बहुत ही रिमोट बॉर्डर पर तैनात है। उसे एक बेहद ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिल्ली में बैठे अपने हेडक्वार्टर्स तक भेजनी है। बिल्कुल। अब उसके आसपास का माहौल सिक्योर नहीं है और जिस नेटवर्क का वो इस्तेमाल करेगा उस पर दुश्मन की नज़र हो सकती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी एक मिशन पर गहराई से बात करेंगे। उस सैनिक के एक मैसेज को टेक्नोलॉजी के किन 2 मजबूत घेरों से सुरक्षित किया जाता है। ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये आज की डिजिटल सिक्योरिटी की पूरी कहानी कह देता है। इसमें 2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जा रही हैं। पहली लड़ाई है खुद उस मैसेज को बचाने की, उस पर एक ऐसा ताला लगाना जिससे कोई और न खोल पाए। और दूसरी लड़ाई है उस डिवाइस को बचाने की जिस पर वो मैसेज लिखा या पढ़ा जा रहा है, मतलब वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं 2 सुरक्षा के घेरों पर होगी। पहला क्रिप्टोग्राफी, यानी उस डिजिटल ताले को बनाने की कला और उसके पीछे के सिद्धांत, और दूसरा बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, वो मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए उस सुरक्षित माहौल को तैयार करता है। और उम्मीद है कि इस चर्चा के अंत तक ये साफ हो जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मिलकर एक ऐसा किला तैयार करते हैं जो डिजिटल दुनिया में हमारे सैनिकों की ढाल बनता है। चलिए तो फिर उस सैनिक के मैसेज से ही शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफी सुनने में एक बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन असल में ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की एक टेक्निक है। इसका मूल सिद्धांत है डेटा को एक ऐसे फॉर्म में बदल देना कि अगर कोई उसे बीच में पकड़ भी ले तो उसके लिए वो महज बेमतलब का शोर हो, कोई जानकारी नहीं। मतलब डेटा पर एक तरह का ताला लगा देना। तो ये ताले कितने तरह के होते हैं? क्या कोई एक बेस्ट तरीका है या फिर अलग-अलग सिचुएशंस के लिए अलग-अलग मेथड्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता, जरूरत के हिसाब से टेक्निक चुनी जाती है। मोटे तौर पर हमारे सोर्सेस 3 बुनियादी टेक्निक्स की बात करते हैं। पहली और सबसे सरल है एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग, ये क्या होता है? एनकोडिंग मतलब डेटा के एक पीस को एक पहले से तय की हुई वैल्यू से मैप करने का प्रोसेस है। इसका मकसद डेटा को उससे बचाना है जिसके पास वो कोड बुक या स्कीम नहीं है जिससे डेटा को मैप किया गया है। अच्छा, तो इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यही सिद्धांत आज के क्यूआर कोड्स या एयरलाइन बैगेज टैग्स के कोर में है। हर बार जब हम कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, हम असल में विजुअली एन्कोडेड डेटा को वापस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल रहे होते हैं। जैसे डेटा एंट्री में मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2 लिख देना। बिना कोड बुक के 1 और 2 का कोई मतलब नहीं है। समझ गए। ये तो सिक्योरिटी का पहला लेवल हुआ। लेकिन अगर हमें उस सैनिक के मैसेज जैसी हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, तब क्या? हाँ, तब हम अपनी दूसरी और ज्यादा मजबूत टेक्निक पर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोड्स। इसे आम भाषा में साइफरिंग कहते हैं। यहां से बात और भी रोचक हो जाती है। साइफरिंग में हम डेटा को जानबूझकर गार्बल कर देते हैं, यानी पूरी तरह से उलझा देते हैं। उलझा देते हैं? वो कैसे? इसे समझने के लिए एक ताले चाबी का उदाहरण लेते हैं। आपका ओरिजिनल मैसेज एक बक्सा है। इस बक्से को लॉक करने के लिए हम एक बहुत ही खास की का इस्तेमाल करते हैं। ये की एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी तिजोरी का कॉम्बिनेशन। इस की और कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करके मैसेज को एक ऐसे फॉर्म में बदला जाता है जिसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ये साइफर टेक्स्ट किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अनरीडेबल होता है। और जिससे मैसेज भेजा गया है वो इसे वापस कैसे पढ़ता है? वही व्यक्ति जिसके पास उस बक्से की सही की है, यानी वही सीक्रेट कॉम्बिनेशन, वो साइफर टेक्स्ट को वापस ओरिजिनल मैसेज में डिसाइफर कर सकता है। बिना उस खास की के किसी इंट्रूडर के लिए उस मैसेज को पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है, खासकर आज के दौर में जहां ये कीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को भी उन्हें तोड़ने में हजारों साल लग जाएंगे। कमाल है। मतलब सारी ताकत उस की में है। इनकोडिंग में कोड बुक और साइफरिंग में की। अब वो तीसरी टेक्निक क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोड्स। सब्स्टिट्यूशन साइफर का कॉन्सेप्ट शायद हम सबने बचपन में इस्तेमाल किया है। इसमें हम मैसेज के हर कैरेक्टर को एक साइफर अल्फाबेट के कैरेक्टर से बदल देते हैं। जैसे हम तय कर लें कि हर ए की जगह एक्स लिखेंगे, हर बी की जगह जेड लिखेंगे, और इसी तरह पूरी अल्फाबेट के लिए एक मैपिंग बना लें। अरे, ये तो वैसा ही है जैसे हम बचपन में दोस्तों को सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए कोड बनाते थे। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन इसे प्रोफेशनल लेवल पर काम करने के लिए इसका एक सबसे जरूरी और अटूट नियम है। ये सब्स्टिट्यूशन रिवर्सिबल होना चाहिए।
रिवर्सिबल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्लेन टेक्स्ट के दो अलग-अलग कैरेक्टर कभी भी एक ही साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर पर मैप नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपने ए और बी दोनों के लिए एक्स कोड बना दिया। अब जब आपके दोस्त को एक्स मिलेगा तो वो ये कैसे जानेगा कि आपने ए भेजा था या बी? मैसेज हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, उसे रिकवर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हर ओरिजिनल कैरेक्टर का एक यूनिक सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर होना जरूरी है ताकि प्रोसेस को उल्टा करके मैसेज वापस हासिल किया जा सके। तो इन सब का असल में मतलब ये हुआ कि इनकोडिंग, साइफरिंग और सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों डेटा को छिपाने के अलग-अलग लेवल के ताले हैं जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। आपने सही समझा। ये क्रिप्टोग्राफी के फाउंडेशनल पिलर्स हैं जो हमारे सैनिक के मैसेज को रास्ते में तो पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। मान लिया कि मैसेज पर दुनिया का सबसे मजबूत ताला लगा है, लेकिन उस मैसेज को बनाने और पढ़ने वाला कंप्यूटर खुद कितना भरोसेमंद है? अगर सिस्टम ही अनस्टेबल हो, क्रैश हो जाए या उसका अपना डेटा गड़बड़ हो, तो बेस्ट इंक्रिप्शन का भी क्या फायदा? शायद यहीं पर सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी का सवाल उठता है। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। एक मजबूत ताला बेकार है अगर दरवाजा खुद कमजोर हो। सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी का सीधा सा मतलब है कि डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट डेटा ना हो। सोचिए, एक डेटाबेस में किसी सैनिक का ब्लड ग्रुप एक जगह A+ लिखा है और दूसरी जगह O+। ये डेटा इनकंसिस्टेंट है। इस सिस्टम में इंटेग्रिटी नहीं है और एक क्रिटिकल मोमेंट में ये जानलेवा साबित हो सकता है। और ये इनकंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? अक्सर डेटा अपडेट करते समय मान लीजिए सिस्टम एक एलिमेंट को अपडेट कर देता है, लेकिन उससे जुड़ा दूसरा एलिमेंट अपडेट होने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो जाए। उस छोटे से पल के लिए डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है रिडेंडेंसी को कम करना, यानी एक ही जानकारी को सिस्टम में बार बार अलग अलग जगह स्टोर ना करना। अगर कोई फैक्ट सिस्टम में सिर्फ एक ही बार दर्ज है तो उसका इनकंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब इस इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को असल दुनिया के उदाहरण से जोड़ते हैं। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस या बॉस, ये क्या है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए इतना खास क्यों है? मतलब लोग विंडोज या मैक ओएस जैसे पॉपुलर सिस्टम्स की जगह इसे क्यों चुने? बॉस एक फ्री और ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे भारत में CDAC ने विकसित किया है। और ये सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, बल्कि इसे लाइनक्स फाउंडेशन ने सर्टिफाई भी किया है, यानी ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। अब आपका सवाल कि इसे विंडोज की जगह क्यों चुने? इसके स्ट्रेटेजिक फायदे हैं, खासकर आर्म्ड फोर्सेस के लिए। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा फायदा है कि ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, जांच सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ती, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर इसका सोर्स कोड ओपन है तो क्या दुश्मन भी इसके कोड को पढ़कर इसमें कमजोरियां नहीं ढूंढ सकता? क्या ये एक दोधारी तलवार नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, लेकिन ओपन सोर्स की फिलॉसफी ठीक इसके उलट काम करती है। इसे कहते हैं मैनी आईज मेक ऑल बग्स शैलो। जब हजारों लाखों इंडिपेंडेंट डेवलपर्स पूरी दुनिया में उस कोड को देख रहे होते हैं तो किसी भी कमी या सिक्योरिटी लूप होल के पकड़े जाने और ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। ये एक बंद कमरे में काम करे किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी टीम से कहीं ज्यादा मजबूत मॉडल है। इसमें कोई हिडन बैकडोर्स नहीं छिपा सकता। अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंसी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है कस्टमाइजेशन। क्योंकि सोर्स कोड ओपन है, आर्म फोर्सेस अपनी खास जरूरतों के लिए ओएस को मॉडिफाई कर सकती हैं। वो इसमें अपने कस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स या कम्युनिकेशन एप्स इंटीग्रेट कर सकती हैं या उन सभी फीचर्स को हटा सकती हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, ताकि सिस्टम और लीन और सिक्योर बन जाए। ये प्रोप्राइटरी सिस्टम्स जैसे विंडोज में संभव नहीं है। और सिक्योरिटी के लिहाज से क्या ये वाकई विंडोज से ज्यादा सिक्योर है? हाँ, और इसकी वजह है लिनक्स का आर्किटेक्चर। लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स का परमिशन मॉडल बहुत सख्त होता है। कोई भी प्रोग्राम बिना यूजर की एक्सप्लिसिट परमिशन के सिस्टम लेवल चेंजेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में ज्यादातर वायरसेस और मैलवेयर विंडोज को टारगेट करके बनाए जाते हैं क्योंकि उसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। लिनक्स पर हमले कम होते हैं और उसका आर्किटेक्चर उन्हें झेलने में ज्यादा सक्षम है। एक हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में सिस्टम क्रैश होने का खतरा बहुत कम होता है। मतलब सैनिक को ये भरोसा रहता है कि
क्रिटिकल मोमेंट में उसका सिस्टम धोखा नहीं देगा। बिल्कुल। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। बॉस कई तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करता है और सबसे दिलचस्प बात, Oracle वर्चुअलबॉक्स जैसे वर्चुअलाइजेशन टूल्स का उपयोग करके यूजर्स बॉस के अंदर ही एक सिक्योर सैंडबॉक्स में विंडोज सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। मान लीजिए उन्हें दुश्मन के किसी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है जो सिर्फ विंडोज पर चलता है, तो वे उसे अपने मेन सिस्टम को रिस्क में डाले बिना कर सकते हैं। ये तो वाकई कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ही सिस्टम में दोनों दुनियाओं के फायदे। और आखिर में ये 18 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और डेस्कटॉप और सर्वर दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है। ये इसे पूरे देश में अलग अलग रीजन्स में काम करने वाली यूनिट्स के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली बनाता है। तो फ्री, ट्रांसपेरेंट, कस्टमाइजेबल, सिक्योर, फ्लेक्सिबल और मल्टीलिंगुअल, ये वाकई एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाकर अपने उस सैनिक के मिशन पर वापस चलते हैं। अब बताइए, उस सैनिक से लेकर हेडक्वार्टर्स तक ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा? चलिए अब पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। सबसे पहले वो सैनिक एक बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे लैपटॉप पर अपनी रिपोर्ट टाइप करता है। उसे पता है कि प्लेटफॉर्म स्टेबल, रिलायबल और सिक्योर है। 2. रिपोर्ट फाइनल होने के बाद वो इसे भेजने से पहले एन्क्रिप्ट करता है। इसके लिए वो एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन साइफर का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए उसे एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स की दी गई है। 3. एन्क्रिप्शन के बाद रिपोर्ट अब साइफर टेक्स्ट में बदल चुकी है, पूरी तरह से गार्बल्ड डेटा। 4. अब ये मैसेज इनसिक्योर सैटेलाइट लिंक से ट्रैवल करता है। अगर कोई दुश्मन इस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर भी ले तो उसे डेटा का एक उलझा हुआ ढेर मिलेगा। उस की के बिना वो उसे कभी नहीं पढ़ सकता। 5. रिसीविंग एंड पर दिल्ली में हेडक्वार्टर्स का कंप्यूटर, जो एक बॉस सर्वर है, इस मैसेज को रिसीव करता है। और 6. क्योंकि बॉस आर्म्ड फोर्सेस के लिए कस्टमाइज्ड है और क्रैशेस के प्रति बहुत रेजिलिएंट है, कमांडर एक हाई स्ट्रेस क्रिटिकल एनवायरनमेंट में भी उस रिपोर्ट को सही की का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से डिसाइफर करता है और पढ़ लेता है। तो कुल मिलाकर क्रिप्टोग्राफी ने डेटा को रास्ते में प्रोटेक्ट किया और बॉस ने उस प्रोटेक्शन को एक्सेस करने के लिए दोनों सिरों पर एक रिलायबल और सिक्योर प्लेटफॉर्म दिया। दोनों ने मिलकर एंड टू एंड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। आपने एकदम सही समझा। ये दिखाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मिलकर एक रोबस्ट डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करने के बारे में है। ये एक बेहतरीन चर्चा रही है। चलिए आज के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि सुनने वालों को ये आसानी से याद रहे। जरूर। आज हमने सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी की 3 बुनियादी तकनीक्स को समझा। एनकोडिंग, जो डेटा को प्रीडिफाइंड वैल्यूज से मैप करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, साइफरिंग, जो डेटा को उलझाने के लिए एक सीक्रेट की का उपयोग करता है। और सब्स्टिट्यूशन, जो कैरेक्टर्स को एक रिवर्सिबल सिस्टम के तहत बदलता है। इसके बाद हमने जाना कि इस सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए सिस्टम में रिडंडेंसी यानी दोहराव को कम करना कितना जरूरी है ताकि डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। और अंत में हमने बॉस को एक सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव और हाईली फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में समझा। ये एक सर्टिफाइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आर्म्ड फोर्सेस को कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देकर सशक्त बनाता है। शानदार। अब सुनने वालों को सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत के आधार पर यह सवाल सबके लिए है। हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर में रिवर्सिबिलिटी के नियम को सबसे महत्वपूर्ण बताया। सोचिए, अगर ये नियम तोड़ा जाए और प्लेन टेक्स्ट के 2 या ज्यादा कैरेक्टर्स को एक ही साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर से मैप कर दिया जाए, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये मैसेज को ज्यादा सिक्योर बनाएगा क्योंकि उसे डिसाइफर करना और मुश्किल हो जाएगा, या ये इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा?